दोस्तों, मेरे घर में एक नया नौकर आया था। उसका नाम किशन था। वह इतना सौम्य और आकर्षक लगता था कि उसे देखते ही कोई भी उससे प्रभावित हो जाता। मेरा नाम राधिका है। मेरी शादी लगभग 6 साल पहले सूरज नाम के एक साधारण मगर बेहद किफायती शख्स से हुई थी। सूरज दिल से अच्छे थे, लेकिन रुपए पैसे के मामले में बहुत सावधान रहते थे, या कहें कि कभी-कभी जरूरत से ज्यादा कंजूस हो जाते थे। एक दिन सूरज घर पर एक लड़के को लेकर आए। उसकी उम्र करीब 18 साल की होगी। उन्होंने कहा, यह लड़का बेसहारा है। अब हमारे घर में रहेगा और सारे काम करेगा। इसे वेतन की जरूरत नहीं, बस दिन में 2 बार खाना मिल जाए, यही काफी है। मैंने हैरानी से सूरज से पूछा, यह तुम्हें कहाँ से मिला? सूरज ने बड़े आराम से जवाब दिया, मेरे एक पुराने सहकर्मी के पास यह काम करता था। अब वह सिंगापुर चला गया और जाते वक्त उसने यह लड़का मुझे सौंप दिया। उसने बताया कि यह बहुत शांत और मेहनती है। बस इसे एक कोने में जगह दे दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यह घर का सारा काम कर लेगा। वैसे भी हमारे घर में सिर्फ 2 कमरे थे, एक हमारा बेडरूम और दूसरा बैठक खाना। सूरज ने आगे कहा, इसे बरामदे में एक चारपाई दे देंगे, वह वहां सो लेगा। मैंने थोड़ा हिचकते हुए उनकी बात मान ली। अगले दिन सुबह से ही किशन ने घर के सारे काम अपने हाथ में ले लिए। बिना कुछ कहे वह बर्तन साफ करता, फर्श साफ करता और फिर चुपचाप एक तरफ बैठ जाता। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरापन था, एक अनोखी शांति थी और कुछ ऐसा भी जो उस वक्त मेरी समझ से बाहर था। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि किशन कोई आम लड़का नहीं है। उसके व्यवहार में कुछ अजीब था, जैसे वह हमारे बारे में पहले से सब जानता हो या शायद रात को सोता ही न हो। एक दिन घर की सफाई करने के बाद वह एक कोने में बैठा था। मैंने उसके लिए कुछ खाने को बनाया और उसे दिया। उसने चुपचाप ले लिया और खा लिया। फिर मैंने पूछा, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? उसने जवाब दिया, मैं आपसे क्या कहूँ मालकिन? मैंने उससे पूछा, तेरा कोई परिवार नहीं है क्या? उसने कहा, मुझे कुछ पता नहीं। जब मुझे होश आया, मैं एक अनाथालय में था। फिर जब मैं 5 साल का था, एक शख्स मुझे वहां से ले गया। उसने कहा था कि उसके घर में कोई संतान नहीं है और वह मुझे अपनाना चाहता है। उसने वादा किया था कि मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, लेकिन उसने मुझे छोटी उम्र से ही काम में झोंक दिया। सामान उठाना, घर संभालना, मेहमानों की सेवा करना, यही मेरा जीवन बन गया। फिर जब वह शख्स गुजर गया, तो उसकी बहन ने मुझे घर से बाहर कर दिया। इसके बाद मैं जहाँ तहाँ काम करने लगा। जिसने भी मुझे रखा, उसने 2 वक्त की रोटी के बदले मुझसे सारा काम करवाया। किशन की यह बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। बेचारा कितने कष्ट में जी रहा था। मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे कुछ रुपए भी दूंगी। हालांकि उस वक्त सूरज की आमदनी भी ज्यादा नहीं थी। फिर उसने कहा, नहीं मालकिन, रहने दें। आप मुझे खाना दे रही हैं, मेरे लिए वही बहुत है। मेरा कौन है जो मेरी चिंता करे या जिसके लिए मुझे कुछ जोड़ना हो? उसके लिए मेरे मन में करुणा और संवेदना जागने लगी। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि यही भावना मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। सूरज का काम ऐसा था कि उन्हें अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता था। उनकी कंपनी का मालिक हर महीने उन्हें कहीं न कहीं भेजता था। जब वह जाते थे, तो 4 से 5 दिन बाद ही लौटते थे। हमारी शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि अगर मैं इस बेसहारा लड़के के साथ अच्छा करूंगी, तो शायद भगवान मुझ पर मेहरबान होंगे और मुझे मां बनने का सुख देंगे। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिनों बाद सूरज फिर काम के सिलसिले में बाहर गए। घर पर मैं अकेली थी और किशन था, जो अब 18 साल का था और घर का सारा काम संभाल रहा था। उसी दौरान मैंने उसकी सादगी को नजदीक से देखा। मैं रसोई में सब्जी बना रही थी, तभी वह वहां आ गया।
उस वक्त मैं बिना चुनरी के काम कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि इतने कम उम्र के लड़के की नज़र में भी ऐसा कुछ हो सकता है। मैं सब्जी काट रही थी, तभी उसने बहाना बनाया कि उसे पानी लेना है और मेरे ठीक पीछे सिंक के पास खड़ा हो गया। मैं अपने विचारों में डूबी थी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मुझे बहुत ध्यान से देख रहा हो, जैसे कोई मेरे रूप को अपनी नज़रों से भेद रहा हो। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा। वो 18 साल का लड़का मुझे ही ताक रहा था, कभी मेरे चेहरे को, कभी मेरे शरीर को। यह देखकर मैं घबरा गई। मैंने तुरंत पास में पड़ी चुनरी उठाई और ओढ़ ली। फिर जल्दी से सब्जी को एक बर्तन में रखकर अलग किया और रसोई से बाहर अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर बैठकर मैं सोचने लगी कि उसने मुझे ऐसे क्यों देखा। फिर खुद को समझाया कि शायद यह मेरा भ्रम है। वह तो इतना भोला भाला है, ऐसा क्यों करेगा? लेकिन औरतों को ईश्वर ने एक खास संवेदना दी है, जिससे वह गलत नज़र को भांप लेती है। उस पल मुझे भी वही लगा था। फिर भी मैंने सोचा कि वह तो अभी छोटा है, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। यह सोचकर मैंने बात को अनदेखा कर दिया। उसने अपनी मजबूरी की जो कहानी सुनाई थी, उससे मेरे मन में उसके लिए दया जगी थी। मैं कुछ देर बाद कमरे से बाहर आई। देखा कि वह घर की सफाई कर रहा था। मैं सोफे पर बैठ गई और उसे देखने लगी। मुझे उसमें कुछ गलत नहीं दिखा। वह अपने काम में लगा था। मुझे लगा कि शायद मैंने उसके बारे में गलत समझा। रात को भोजन के बाद उसने कहा, मालकिन, बाहर बहुत सर्दी हो गई है। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं अंदर सो जाऊं? उसकी बात ठीक थी। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था और रात में हवा सचमुच ठंडी हो गई थी। मैंने सोचा कि यह लड़का कब तक बाहर ठिठुरता रहेगा। मेरे घर में एक छोटा कमरा था, जहां मैंने अपनी किताबें और कुछ पुराना सामान रखा था। वह कमरा तंग था, लेकिन वहां ढेर सारी चीजें थीं। मैंने कहा, ठीक है, तू उस कमरे में सो जाना। वहां मेरी चीजों को थोड़ा इधर-उधर करके जगह बना ले। उसने कहा, मालकिन, अगर आपको तकलीफ न हो तो क्या मैं आपके कमरे में सो सकता हूं? यह सुनकर मैं चौंक गई। फिर उसने कहा, मालकिन, मैं फर्श पर ही बिछौना डालकर सो जाऊंगा। बाहर बहुत ठंड है और मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं। मैंने थोड़ा सोचा और उसे अपने कमरे में सोने की अनुमति दे दी। उसके चेहरे पर एक अजीब खुशी नजर आई, जैसे उसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। उसने फौरन अपना बिछौना उठाया और मेरे कमरे के फर्श पर बिछाकर सो गया। उसे अंधेरे में सोने की आदत थी, तो उसने लाइट बंद कर दी। फिर मैं भी धीरे धीरे नींद में चली गई। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सुबह जब आँख खुली तो मेरा सिर भारी लग रहा था। शायद मैं ज्यादा सो गई थी। घड़ी देखी तो सुबह के 6:30 थे। मैं आमतौर पर इतने ही बजे उठती थी, लेकिन आज नींद बहुत गहरी लग रही थी। जब मैं उठी तो बाथरूम से पानी की आवाज आई। मैंने नीचे देखा, उसका बिछौना वहां नहीं था। वह जाग चुका था। फिर पता चला कि वह बाथरूम में था। यह देखकर मैं थोड़ी परेशान हुई। वह मेरी इजाजत के बिना मेरे बाथरूम का इस्तेमाल कर रहा था। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि जैसे ही वह बाहर आएगा, मैं उसे साफ कह दूंगी कि मेरे बाथरूम को हाथ न लगाए। थोड़ी देर बाद वह बाहर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी मुझे लगा कि मेरे बाल बिखरे हुए हैं। सोते वक्त मैंने उन्हें बांधा था। मैं जल्दी से उठी और बाल संवारे। फिर जब मैंने अपनी चुनरी उठाई और बिस्तर की चादर देखी, तो मैं दंग रह गई। चादर इस तरह फैली हुई थी, जैसे कोई उस पर लेटा हो, वह भी पूरे बिस्तर पर, न कि एक कोने में। मेरी आदत थी कि मैं हमेशा एक तरफ सिमटकर सोती थी। चादर की हालत देखकर मैं डर गई। इतने में वह अपना सामान लेकर बाहर जाने लगा। मैंने उसे रोककर कहा,
रुक जरा, उसे शायद कुछ समझ नहीं आया। मैंने पूछा, रात को तू कहाँ सोया था? यह सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, मालकिन, फर्श पर ही सोया था। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, तू जा। जैसे ही वह जाने लगा, मैंने फिर कहा, एक बात और सुन। अब से मेरे बाथरूम को मत छूना। उसने कहा, ठीक है, मालकिन, और कमरे से चला गया। जब मैं बिस्तर से उठी, तो मेरी कमर में दर्द हुआ। शरीर में थकान थी। मन उदास सा लग रहा था। मैंने बाहर जाकर बैठने का फैसला किया। किशन को चाय बनानी आती थी, तो मैंने आवाज लगाई, एक कप चाय बना दे। उसने कहा, अभी लाती हूँ, मालकिन। थोड़ी देर बाद वह चाय लेकर कमरे में आया और मुझे दे दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज मैं इतनी कमजोर क्यों महसूस कर रही हूँ। मेरी बात सुनकर उसने मेरी ओर देखा और कहा, कभी कभी ज्यादा थकान से ऐसा हो जाता है। यह कहकर वह बाहर चला गया। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर क्या हुआ कि मैं इतनी कमजोर लग रही हूँ। फिर मैंने सूरज को फोन लगाया। उनके जाने के बाद से मेरा मन बेचैन था। फोन पर मैंने पूछा, सूरज, तुम कब लौटोगे? उन्होंने कहा, क्या हुआ? अभी तो मुझे गए 2 दिन ही हुए हैं। तुम्हें पता है कि बाहर जाता हूँ तो 4 से 5 दिन तो लगते ही हैं। वह ठीक कह रहे थे। पहले मैंने कभी ऐसा नहीं पूछा था, लेकिन इस बार कुछ अजीब लग रहा था। उन्होंने बताया कि वह किसी जरूरी बैठक में हैं और रात को बात करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, ध्यान रखना। तभी मेरी आवाज सुनकर उन्होंने कहा, राधिका, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ? दोस्तों, हम दोनों एक दूसरे की आवाज से मन की बात समझ लेते थे। मैंने गहरी सांस ली और कहा, पता नहीं, कल से शरीर भारी लग रहा है। बहुत थकान हो रही है। तभी मैंने देखा कि किशन सामने खड़ा था और मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। उसकी नजर मेरे शरीर पर ठहर गई थी, जिससे मैं असहज हो गई। सूरज से मेरी बात निजी थी, तो मैं उठकर कमरे में चली गई। उनकी बैठक जरूरी थी, तो बात जल्दी खत्म हो गई। मैं उदास होकर बैठी थी। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। उसने पूछा, मालकिन, कुछ चाहिए? मैंने आंखें बंद रखते हुए कहा, नहीं, बस आराम करना है। लेकिन मुझे लगा कि वह अभी भी दरवाजे पर खड़ा मुझे देख रहा है। मैंने आंखें खोली, तो उसने चेहरा सख्त कर लिया और कहा, मालकिन, आप ठीक नहीं लग रही हैं। कहें तो मैं आपके पैर दबा दूं? मुझे अच्छे से मालिश आती है। मैंने मना कर दिया और कहा, मेरे लिए एक कप गर्म चाय बना दे। वह सिर हिलाकर चला गया। थोड़ी देर बाद चाय लेकर आया। चाय थोड़ी कड़वी थी, लेकिन पीने के बाद थोड़ा सुकून मिला। फिर मुझे नींद आने लगी और मैं सो गई। मुझे यह भी याद नहीं रहा कि घर का दरवाजा खुला है, लेकिन भगवान पर भरोसा था और उसने सब संभाल लिया। उस रात करीब 2:30 बजे मेरी आँख खुली। कमरे में रोशनी थी। घड़ी देखकर मैं चौंक गई। शायद मैं बहुत सो गई थी। तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैं बाहर आई, तो किशन ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मालकिन, अगर आप ठीक हैं, तो कुछ खाने को लाओ। उसके लहजे से लगा जैसे वह मेरा इंतजार कर रहा हो। मैंने पूछा, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं इतनी गहरी नींद में कैसे थी? वह हंसा और बोला, आप इतने चैन से सो रही थी कि मुझे आपको जगाना ठीक नहीं लगा। आपकी नींद खराब करना मुझे अच्छा नहीं लगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई। मैंने पूछा, तेरा मतलब क्या है? उसने कहा, मालकिन, मैं तो बस नौकर हूँ। आप इस घर की मालकिन हैं। आप बहुत थकी हुई थी, इसलिए गहरी नींद में थी। मैंने सारे काम पहले ही कर दिए थे। जो बचा था, वो आपके लिए था। तो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ खाना बना दूं। उसने जो खाना बनाया था, वह बहुत स्वादिष्ट था। मैं आराम से खा रही थी,
तभी देखा कि वह दूर खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने उसे पास की कुर्सी पर बैठने को कहा। उसी वक्त सूरज का फोन आया और मैं कमरे में चली गई। मैं 1 घंटे तक सूरज से बात करती रही। कमरे का दरवाजा बंद था और वह बाहर था। 1 घंटे बाद दरवाजे पर जोर से खटखट हुई। वह चिल्लाया, कब तक अपने पति से बात करेंगी? मुझे नींद आ रही है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सूरज ने भी सुन ली होगी। फोन पर सन्नाटा छा गया। सूरज ने हैरानी से पूछा, यह किसके सोने की बात कर रही हो? मैंने कहा, हमारा नौकर किशन है। बाहर बहुत ठंड है। 2 दिन से सर्दी बढ़ गई है, इसलिए मैंने उसे अंदर रहने दिया। कल रात वह मेरे कमरे में कोने में सोया था। सूरज कुछ देर चुप रहे, फिर सख्त लहजे में बोले, इसे ज्यादा शह देने की जरूरत नहीं। सिस्टम, जरूरत पड़ने पर मैं वेब और एक्स पर रियल टाइम जानकारी खोज सकता हूँ। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी से संबंधित किसी विशेष जानकारी या अपडेट के लिए खोज करूं? यदि हाँ, तो कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या खोजना चाहिए। वैसे, मैं आपकी कहानी को और बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव दे सकता हूँ। क्या आप चाहेंगे कि मैं कहानी को और रोचक बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त विवरण या ट्विस्ट जोड़ूं? उदाहरण के लिए, मैं किशन के अतीत के बारे में और रहस्यमय तथ्य जोड़ सकता हूँ या कहानी में एक नया किरदार शामिल कर सकता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि क्या आप कोई बदलाव चाहते हैं या कहानी को ऐसे ही रखना चाहते हैं। आपके जवाब का इंतजार है। मेरा नाम कमला है। मैं एक छोटे से कस्बे, सूरजपुर, में रहती हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। मेरा पति, रामलाल, एक दुकान चलाता है। हमारी जिंदगी साधारण थी, लेकिन खुशहाल थी। हमारा एक बेटा, गोपाल, 7 साल का है। हमारे घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पिछले साल की एक घटना ने मुझे जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखाया। एक दिन रामलाल घर आए और बोले, कमला, मैंने एक लड़के को काम पर रखा है। उसका नाम छोटू है। वह अनाथ है और गांव में इधर-उधर भटकता रहता था। मैंने सोचा, उसे काम दे दूं। वह दुकान में छोटे-मोटे काम करेगा और बदले में खाना और रहने की जगह मिल जाएगी। मैंने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन वह कैसा लड़का है? हमें कोई परेशानी तो नहीं होगी? रामलाल ने भरोसा दिलाया, नहीं, वह बहुत सीधा सादा है। बस थोड़ा शर्मीला है। छोटू की उम्र करीब 16 साल थी। वह पतला दुबला, लेकिन मेहनती था। पहले दिन जब वह घर आया, तो उसने चुपचाप सिर झुकाकर नमस्ते की और कोने में खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह दुनिया से डरता हो। मैंने उसे खाना दिया, तो उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, भाभी जी। उसकी आवाज में इतनी नरमी थी कि मेरा मन पिघल गया। मैंने सोचा, बेचारा, न जाने कितने दुख देखे होंगे। हमारे घर में एक छोटा सा कमरा था, जहां पुराना सामान रखा था। रामलाल ने वहां एक चारपाई डाल दी और छोटू को कहा, यहीं सो जाना। छोटू ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया। अगले दिन से वह सुबह जल्दी उठकर दुकान चला जाता और शाम को लौटता। घर में वह ज्यादा बात नहीं करता था, बस चुपचाप काम निपटाता और अपने कमरे में चला जाता। धीरे धीरे छोटू का स्वभाव मुझे समझ आने लगा। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसे किसी पर भरोसा नहीं था। एक दिन मैंने उससे पूछा, छोटू, तेरा कोई परिवार नहीं है क्या? उसने सिर झुकाकर कहा, नहीं, भाभी जी। मैं तो अनाथ हूँ। बचपन में एक चाय की दुकान पर काम करता था। वहां का मालिक मुझे मारता था। फिर मैं भाग आया और इधर-उधर काम करने लगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने कहा, अब तू फिक्र मत कर। यहाँ तेरा ध्यान रखा जाएगा। कुछ दिन बाद गोपाल की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। मैं और रामलाल रात भर जागकर उसकी देखभाल करते। छोटू भी चुपके से हमारे पास आकर खड़ा हो गया। उसने कहा,
भाभी जी, मैं गोपाल भैया के लिए गर्म पानी लाऊं? मैंने हाँ कहा। वह रात भर हमारे साथ जागता रहा। सुबह जब गोपाल को अस्पताल ले जाना था, तो छोटू ने कहा, मैं दुकान संभाल लूंगा, आप लोग भैया को लेकर जाइए। उसकी बात से मुझे लगा कि वह सचमुच परिवार का हिस्सा बन रहा है। गोपाल कुछ दिन में ठीक हो गया। लेकिन इस घटना के बाद छोटू और गोपाल में गहरी दोस्ती हो गई। गोपाल उसे छोटू भैया कहकर बुलाता और छोटू उसे अपने साथ खेलने ले जाता। एक दिन मैंने देखा कि छोटू गोपाल को अपनी पुरानी किताब से कुछ पढ़ा रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, छोटू, तुझे पढ़ना लिखना आता है? उसने शर्माते हुए कहा, थोड़ा बहुत, भाभी जी। अनाथालय में कुछ साल पढ़ा था। मुझे लगा कि छोटू में कुछ खास है। मैंने रामलाल से कहा, क्यों न हम छोटू को फिर से स्कूल भेजें? वह पढ़ना चाहता है। रामलाल पहले तो हिचके, बोले, कमला, हमारी आमदनी इतनी नहीं कि 2 बच्चों को पढ़ाए, लेकिन मैंने जिद पकड़ ली। मैंने अपनी कुछ पुरानी साड़ियाँ बेची और पड़ोस की कुछ औरतों के लिए सिलाई का काम शुरू किया। आखिरकार हमने छोटू को पास के सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। पहले दिन जब छोटू स्कूल गया, तो वह नई वर्दी में इतना खुश था कि उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने मेरे पैर छूकर कहा, भाभी जी, आपने मुझे नया जीवन दिया। मैंने हंसकर कहा, अरे, पढ़ लिख कर कुछ बन जा, बस यही इनाम काफी है। कुछ महीनों बाद स्कूल की तरफ से एक चित्रकला प्रतियोगिता हुई। छोटू ने उसमें हिस्सा लिया और पहला पुरस्कार जीता। जब वह ट्रॉफी लेकर घर आया, तो गोपाल खुशी से उछल पड़ा। रामलाल ने भी छोटू के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, तूने हमारा नाम रोशन किया। उस दिन मुझे लगा कि छोटू अब सचमुच हमारा परिवार है। लेकिन एक रात छोटू अचानक गायब हो गया। उसका सामान कमरे में था, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। मैं और रामलाल परेशान हो गए। हमने आसपास पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गोपाल रोने लगा, छोटू भैया कहाँ चले गए? मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सोचने लगी कि शायद उसे हम पर भरोसा नहीं हुआ। शायद उसे लगा कि हम भी उसे छोड़ देंगे। 2 दिन बाद छोटू वापस आया। उसके चेहरे पर उदासी थी। मैंने गुस्से में पूछा, कहाँ चला गया था तू? उसने सिर झुकाकर कहा, भाभी जी, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि मैं आप लोगों पर बोझ हूं। आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं गांव वापस चला गया था, लेकिन वहां मुझे कुछ सूझा नहीं। फिर मुझे आपकी बात याद आई कि जिंदगी में डरना नहीं चाहिए। मैं लौट आया। मैंने उसे गले लगाया और कहा, छोटू, तू हमारा बेटा है। परिवार कभी बोझ नहीं होता। तू पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी बना। हमें बस यही चाहिए। उस दिन छोटू की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक नई चमक थी। जिंदगी का सबक। उस दिन मुझे समझ आया कि सच्चा परिवार खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि प्यार और भरोसे से बनता है। अगर हम किसी को दिल से अपनाएं और उसे मौका दें, तो वह जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। छोटू आज भी हमारे साथ है। वह स्कूल में अच्छा कर रहा है और बड़ा होकर एक चित्रकार बनना चाहता है। उसकी हंसी देखकर लगता है कि जिंदगी का असली सुख दूसरों को खुश करने में है। दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगी, जरूर बताएं। अगर आपको यह पसंद आए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें।